हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th के जो एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी है, तो चैप्टर के लास्ट में जो भी एमसीक्यूज़ दिए होते हैं हर एक चैप्टर के लास्ट में, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जो आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम, सीडीपीओ एग्ज़ाम, जेपीएससी के एग्ज़ाम, यूपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी और अदर भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। इसमें टोटल 13 चैप्टर दिए गए हैं। उन सारे चैप्टर्स के लास्ट में जो भी एमसीक्यूज है उसका हम आज अभ्यास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन हैं हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटास्थेनीज, अरस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा इरेटास्थेनीज होगा। इरेटास्थेनीज ने जो है भूगोल का सर्वप्रथम जो है उपयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? फिजिकल फीचर्स इन दिए गए ऑप्शन में किसको कह सकते हैं? देखिए, पतन को तो नहीं बोल सकते हैं, जो भी डॉकयार्ड्स होते हैं या ये तो आर्टिफिशियली होते हैं ना। अगर आप बंदरगाह भी मान लो तो ये आर्टिफिशियली और इसमें नेचुरल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये मतलब 100% इसको हम भौतिक फिजिकल फीचर्स में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। मैदान, देखिए इसमें सड़क को भी नहीं ले सकते हैं। जल उद्यान भी आर्टिफिशियल होता है। तो मैदान जो है टोटल यहाँ पे जो है फिजिकल फीचर है, नेचुरल फिजिकल फीचर। तो इसीलिए इसको भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह मैदान होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 46 लाख वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, और ये ऑप्शन रिपीट हो गया है। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है ये 460 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की आयु जो है ये लगभग 460 करोड़ वर्ष से जो है डिनोट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष जो है पुरानी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अवधि जो है सबसे लंबी है? सबसे लंबा जो पीरियड है इन दोनों में से यॉन एरा पीरियड और ईपो, इन दोनों में इन सब में से कौन सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है? तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है यॉन्स है। ठीक है। सबसे ये ऊपर नीचे अब और वही क्रम में दिया हुआ है। ये यौन सबसे लंबा होता है, उसके बाद एरा आता है। बहुत प्रश्न ये रिपीट होता है तो आप इसे ध्यान में रखना। उसके बाद पीरियड आता है, उसके बाद इपोक आता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप इनको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ज्योग्राफी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में, अगर वर्तमान वायुमंडल बन रहा है या उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इसमें बता रहा है कि इसमें से कौन जो है उसमें सहायक नहीं होगा। देखिए, सौर पवन तो होगा ही, सोलर विंड तो होता ही है। ठीक है, इसको नकार नहीं सकते, ऑब्वियस होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। गैस उत्सर्जन भी होता है वायुमंडल के निर्माण में, ऑब्वियस। और विभेदन, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, लेकिन विभेदन नहीं होता। तो विभेदन, स्ट्राटिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन जो है, ये जो है वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में किसी भी तरीके से सहायक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? देखिए, जब आप ये जो सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों की दशा पढ़ते हो, उनके बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको भीतरी और बाह्य ग्रह का भी के बारे में भी पूछा जाता है। तो वहीं पूछ रहा है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, ये कौन से हैं? तो देखिए, पृथ्वी और सूरज के बीच पाए जाने वाले ग्रह, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। वे ग्रह जो गैसीय हैं ये भी गलत है। बिना उपग्रह वाले ग्रह ये भी गलत है। देखिए, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच जितने भी ग्रह पाए जाते हैं ना, कौन कौन से? क्षुद्र ग्रह और सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच जितने भी ग्रह पाए जाते हैं सबको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं।
ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टेरॉइड्स हैं वो किन के बीच पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, किन दो ग्रहों के ऑर्बिट के बीच पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रहों से लेके और सूर्य के बीच जितने भी ग्रह होते हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब जो है इनर ग्रह में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जो जीवन है निम्न में से लगभग कितने वर्ष पहले जो है आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बलें, ज्वालामुखी और पृथ्वी का चुंबकत्व। तो देखिए, प्रत्यक्ष जानकारी का साधन हम उसे कहते हैं। प्रत्यक्ष जानकारी का मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट वहाँ से जो है हम जानकारी प्राप्त कर सकें, हमें किसी और सोर्स पर और एनालिसिस पर आपको डिपेंड नहीं होना पड़े। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष जो है वह ज्वालामुखी ही तो है। ज्वालामुखी में लावा विस्फोट होता है, क्रेटर से लावा बाहर आता है। तो चूंकि पृथ्वी के अंदर से लावा आता है तो हम डायरेक्ट लावा पे स्टडी करके और पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वह ज्वालामुखी होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि डक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। शील्ड, मिश्र, प्रवाह और कुंड। तो प्रवाह जो ज्वालामुखी है उसी के उद्गार का यह परिणाम है। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को जो है वर्णित करता है। इसमें पूछ रहा है स्थल मंडल को वर्णित करने के लिए ये कौन सा ऑप्शन इसमें से आपके अनुसार सही होना चाहिए। ऊपरी व निचले मेंटल ऑप्शन है आपके, भूपटल और क्रोड, भूपटल और ऊपरी मेंटल और क्रोड। देखिए, स्थल मंडल में तो क्रोड तो आएगा नहीं। सबसे इनर पार्ट जो होता है पृथ्वी का, जो अंदर का सेंटर होता है, उसे क्रोड बोलते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपके सरासर गलत हो गए। अब ऊपरी व निचले मेंटल की बात नहीं है, तो जो मेंटल जो है निचला मेंटल और कोर एडजेसेंट होते हैं, तो स्थल मंडल तो ऊपर का डिनोट होना चाहिए ना। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। यदि आपको नहीं पता है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ग होगा। निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों के संकुचन व फैलाव लाती हैं। कौन सी भूकंप तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। आपके ऑप्शन है पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्राइमरी वेब्स होती है ना, इन्हीं के वजह से का जब ये आते हैं भूकंप के समय, तो क्या होता है, तरंगों में चट्टानों में संकुचन व फैलाव होता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। ठीक है, ये पूछ रहा है सर्वप्रथम निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ में स्थित होने की बात की। तो ये थे अब्राहम और टेलियस। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा आपका अब्राहम और टेलियस जी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को एक साथ होने की संभावना व्यक्त करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलर फ्लेइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। पोलर फ्लेइंग फोर्स किससे संबंधित है, बताओ। आपके ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय बल। तो पोलर फ्लेइंग फोर्स जो है पृथ्वी के घूर्णन से जो है संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लघु अर्थात माइनर प्लेट नहीं है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह अंटार्कटिक होगा, क्योंकि अंटार्कटिक जो है मेजर प्लेट्स में आते हैं, जबकि नज़का, फिलीपीन और अरब जो है ये माइनर प्लेट्स में आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 7 मेजर प्लेट होते हैं और 10 माइनर प्लेट होते हैं। ठीक है,
मुख्यतः 10 ही माइनर प्लेट को कंसीडर किया जाता है, छोटे मोटे और भी इसमें लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन मुख्यतः 10। लेकिन मेजर प्लेट आप ध्यान में रखना, यहाँ से पूछा जाता है कि मेजर प्लेट कितने होते हैं, हमेशा क्वेश्चन ये रिपीट होता है, तो आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि सागरीय अतः स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जब सागरीय अतः स्थल विस्तार सिद्धांत जो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था, तो इनमें से वो किस अवधारणा पर उन्होंने जो है विचार नहीं किया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह विभिन्न महाद्वीपों के जीवाश्मों का वितरण, ये जो ऐसा फैक्ट था जिस पे इनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाकी इन्होंने सब पे ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? इन्होंने ध्यान दिया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी जो भी क्रियाएं होती है उनका स्टडी करा, महासागरीय नीतल के चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, इस पे भी इन्होंने स्टडी करा, और महासागरीय तल की चट्टानों की आयु भी इन्होंने ज्ञात करनी, ठीक है, ज्ञात करी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिन्होंने जिस पे जो है सागरीय अदल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी हेस ने इस पे विचार किया, लेकिन जीवाश्मों का वितरण जो है इस पे इन्होंने किसी भी तरीके का विचार नहीं किया। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतों के साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा है, किस तरह की प्लेट सीमा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभिसारी है या अपसारी है या महासागरीय महाद्वीपीय है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहीं पूछ रहा है कि हिमालय पर्वतों में, एक मिनट इसको सही कर लेते, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा जो है किस तरह की प्लेट सीमा है। देखिए, महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आते हैं तो उनको महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अपसारी सीमा ये भी नहीं है, रूपांतरण सीमा ये भी नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है महाद्वीपीय अभिसरण है। महाद्वीपीय अभिसरण का जो है, क्योंकि देखिए ऊपर में यूरेशियन प्लेट है और नीचे में आपका इंडो प्लेट है, तो दोनों एक दूसरे से जो है आपस में पड़ रहे हैं एक दूसरे के, तब ऐसे। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं ना महाद्वीपीय अभिसरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं। तो ग्रेनाइट के घटक जो है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम है। आपका सही ऑप्शन जो है थ होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का जो है प्रमुख लक्षण है। तो क्रिस्टलियन शांत और पत्रण जो है यह कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण नहीं है, लेकिन परिवर्तनीय जो है यह कायांतरित शैलों का जो है प्रमुख लक्षण है। आप इसे ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। एकमात्र तत्व वाला अर्थात उसमें बहुत सारे खनिज हैं। ठीक है, तो वह माइका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शैल जो है अवसादी नहीं है। अवसादी शैल इसमें से कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है टैलाइट, ब्रेशिया, बोरैक्स और संगमरमर। तो अवसादी शैल जो है संगमरमर नहीं है। ठीक है, रूपांतरित है। निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। इसमें से पूछ रहा है कि अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सी है। निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण और अपरदन। तो अपरदन जो है यह एक तरीके की अनुक्रमिक प्रक्रिया है। जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। जलयोजन ग्रेनाइट को तो नहीं करेगी, क्वार्टज को नहीं करेगी, लवण को और चिल्का क्ले मिट्टी। आप बताओ, इसमें जो है लवण को यह करती है। चिल्का क्ले मिट्टी भी काफ़ी ड्यूरेबल होता है, लवण पे आसानी से ये जलयोजन होता है। मालवा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित जो है किया जाता है। ठीक है, तो मालवा अवधान को जो है मंद प्रवाही बृहत संचलन में जो है सम्मिलित किया जाता है। आप इसे ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। अगला प्रश्न है कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। ठीक है, जब स्थल रूप का विकास होता है तो पूछ रहा है कि उसकी किस अवस्था में जो है अधोमुख जो है कटाव होता है। तो आपको पता होगा ना, तरुणा अवस्था ही तो वो अवस्था है जिसमें अधोमुख कटाव
होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? सीढ़ी नुमा जो खड़े ढाल होते हैं वो कैसे किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम कैनियन बोलते हैं। ठीक है, कैनियन काफ़ी गहरी होती है और इसमें सीढ़ी नुमा ढाल होते हैं। अमेरिका में जाओगे तो ऐसे आपको उदाहरण देखने, नवादा जो एरिया है अमेरिका का, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसे टोपोग्राफी देखने को मिल सकती है। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय क्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें जो केमिकल डिग्रेडेशन होता है यह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैकेनिकल डिग्रेडेशन से, तो ये चूना पत्थर प्रदेश होगा। चूना पत्थर प्रदेश में जो है रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? ठीक है, तो लेपिज शब्द जो है यह अधिनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है, अनियमित धरातल को। ठीक है, लेपिज बोला जाता है। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो इनको हम शर्क बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो वह नाइट्रोजन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वह वायुमंडलीय परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं सब क्षोभ मंडल में होते हैं, आप ध्यान में रखना। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह जलवाष्प से संबंधित है। माफ कीजिएगा, जलवाष्प नहीं, ये धूल कण से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये सब धूल कण के श्रेणी में आते हैं और ये जब ये वायुमंडल में जाते हैं ना, तो ये इनमें जो संघनन होता है तो संघनन बिंदु के तरीके के रूप में ये काम करते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है पानी संघनित होता है और अंततोगत्वा वर्षा के बूंद बन के पृथ्वी पे टपकता है, गिरता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कितनी ऊंचाई पर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह नगण्य हो जाती है? तो एज यू नो कि जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं वर्टिकली, वैसे वैसे वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। तो जब आप 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, अर्थात ऑक्सीजन आपको अनुपस्थित मिलेगा। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? तो ये सर्वविदित है, आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है शॉर्ट वेव्स को तो आने देता है, लेकिन जब सोलर शॉर्ट वेव्स को तो आने देता है, लेकिन जब पृथ्वी से जो वहीं शॉर्ट वेव रिटर्न होती हैं तो लॉन्ग वेव में परिवर्तित हो जाती हैं। तो लॉन्ग वेव्स के लिए जो है यह पारदर्शी नहीं है और यही लॉन्ग वेव्स जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है कैच हो जाती हैं और एक तरीके का उष्णता का हमें अनुभव होता है। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह 23.5 डिग्री उत्तरी होगा। ठीक है, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो इसमें जो है तिरुवनंतपुरम में दिए गए ऑप्शन में दिन सबसे ज़्यादा लंबा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? माफ कीजिएगा, ये भी हो गया। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? ठीक है, अभी मैंने बताया, आप बता सकते हो। इसमें जो है लंबी तरंग दैर्ध्य वाले जो भी स्थलीय विकिरण होते हैं उन्हीं से जो है वायुमंडल गर्म होता है। निम्न पदों को उनके उचित विवरण के साथ मिलाएं। देखिए, सूर्यातप किसे बोलते हैं? ये पूछ रहा है ना, सूर्यातप किसे बोलते हैं? आने वाली विकिरण, जो विकिरण आती है ना सूर्य से, तो उसे सूर्यातप बोलते हैं। तो एक का ग हो जाएगा। अब एल्बिडो किसे बोलते हैं? एल्बिडो जो है परिवर्तित दृश्य प्रकाश होते हैं, अर्थात किसी भी सतह से जितना सूर्य की किरणें परावर्तित होंगी उसे उसका एल्बिडो बोला जाता है। तो ये ख का जो है घ हो जाएगा।
ठीक है। और समताप रेखा क्या है? समताप रेखा जो है समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। तो 3 का आपका ख हो जाएगा। ठीक है, ये माफ कीजिएगा, ये 2 का घ होगा, 3 का ख होगा। और चौथा क्या होगा? वार्षिक तापांतर क्या है? तो सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य जो है तापमान का जो भी अंतर होता है उसे हम वार्षिक तापांतर बोलते हैं। तो 4 का क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है, इसका मुख्य कारण बताएं। तो इसका मुख्य कारण है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय से अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए अधिक जो है तापमान होता है इन क्षेत्रों में। यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिली बार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? तो यह 900 मिली बार के बराबर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होते हैं? पूछ रहा है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है प्रायः कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आपके विषुवत वृत्त के निकट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्धों में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि निम्न वायु दाब, यहाँ पे मान लीजिए निम्न वायु दाब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, तो इसके चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो घड़ी की जो भी सुई चलती है ना उस दिशा के विपरीत होती है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में अनुरूप होगी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना। वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो वायु राशियों के निर्माण का देखिए, वायु राशियां या तो सागरीय सतह पे उत्पन्न होंगी या समतल मैदानी भागों पे। ठीक है, ये पठार पर्वत वन यहाँ पे नहीं होती हैं। तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है साइबेरिया का मैदानी भाग, तो आपका सही ऑप्शन जो है ख होगा। अगला प्रश्न है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा लोगों की संभावना होती है, तो वह है जल वाष्प। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना, ऑक्सीजन मत मार के आना। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो ये सर्वविदित है, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। निम्न में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुसार होती है? तो वो संतृप्त हवा ही होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो ये जो सबसे ऊंचे बादल होते हैं उन्हें पच्छाव स्तरीय बादल बोलते हैं। ठीक है, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा जो है अर्हक है? तो ए प्रकार की जलवायु में कोपेन जो है सभी महीनों में उच्च वर्षा मानते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन आपका क होगा। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति व्यक्त किया जा सकता है। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था ना, वो अनुभविक वर्गीकरण था। अनुभव के आधार पे इन्होंने एक्सपीरियंस किया और उसी के आधार पे जलवायु का वर्गीकरण किया। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। ये एएम श्रेणी में आते हैं। आप बताइए एएम का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। वाष्पीकरण है कि नहीं है? वर्षण है, संघनन है, जल योजन नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका ग होगा। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्न में से कितना होती है? तो महाद्वीपीय ढाल की जो औसत गहराई होती है ना, वो 200 से 2000 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती? ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सी लघु उच्चावच आकृति है जो महासागरों में नहीं पाई जाती? तो यह जो है महासागरीय गंभीर है आपका सही ऑप्शन। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। तो कभी भी सैलिनिटी को
1000 ग्राम में जो है व्यक्त किया जाता है। सही ऑप्शन आपका ग होगा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इनमें से सबसे छोटा महासागर जो है वह आर्कटिक महासागर होगा। ठीक है। महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है? देखिए, जब भी ज्वार आता है तो महासागरीय जल ऊपर नीचे होता है, तो ये गति जो है ज्वार के समय ही होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बृहद ज्वार आने का कारण क्या है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर जब एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, सूर्य और चंद्रमा का, तब जो है, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे है, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे सूर्य है, तभी जो है सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। सही ऑप्शन जो है आपका क होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी व चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो उपभू के समय जो है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी अपसौर की स्थिति कब होती है? किस में? तो जनवरी के महीनों में जो है पृथ्वी उपसौर की स्थिति होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? तो केवल पौधे? नहीं। केवल प्राणी? नहीं। केवल जीवित जीव? नहीं। सभी जैव और अजैव घटक जो हैं जैव मंडल में जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस नाम से जो है जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम समाना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाएगा? तो ऑब्वियस आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? आप बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, कह रहा है कि जैव विविधता क्यों जरूरी है? जंतु, पौधे और प्राणी सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? ठीक है, जो दूसरे को असुरक्षा दे, गलत। बाघ व शेर जिनकी जनसंख्या जो है अत्यधिक है और जिन प्रजातियों की लुप्त होने का खतरा है, तो जिन प्रजातियों का लुप्त होने का खतरा लगा रहता है उन्हें हम सबसे असुरक्षित प्रजातियां बोलते हैं। IUCN के द्वारा एक रेड लिस्ट जारी की जाती है, उसमें असुरक्षित जातियों को रखा जाता है। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? कह रहा है नेशनल पार्क और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन जो है घ होगा, संरक्षण के लिए। ठीक है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है जैव विविधता में सबसे जो है समृद्ध क्षेत्र है। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो आपको पता होना चाहिए ब्राजील में हुआ पृथ्वी सम्मेलन। तो ये थी क्लास NCERT 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर के लास्ट में जो MCQ अभ्यास दिया जाता है उसका अभ्यास हमने किया इस वीडियो में। आई होप कि आपको स्टैंडर्ड कंटेंट का स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।